हेलो दोस्तों, ड्रीम सीएससी के गोल को अचीव करने के लिए आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म ड्रीम सीएससी पर स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है। तो पहले पार्ट में इस वीडियो के मैं टेस्ट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो कि एक सैम्पल वीडियो के रूप में आपके पास में मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद में मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि पार्ट 2 है। इस वीडियो का आज लास्ट पार्ट होगा, जो कि इस टेस्ट सीरीज के लास्ट के 50 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको इसमें सॉल्व करवाया जाएगा। तो ठीक है, बिना टाइम को गवाए आप लोग स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, देखिए आप वीडियो को बीच में पॉज करिए, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। और जब आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो उसके बाद में आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि फिर कौन सा आंसर आता है। फिर देखिए कि आप कहाँ गलत हुए थे। इस वीडियो का सबसे बेस्ट आपको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि मैं इसी में आपको आंसर भी साथ में बता रहा हूँ और एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन नंबर 50 का आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। और तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें से सबसे पहले पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारियों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है। तो मूल अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है, आप ध्यान देंगे। जैसे कि एक किसान अपना खेत बेचकर व्यवसाय शुरू कर सकता है, तो आर्टिकल 19 में दिया गया है कि अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट है। तो जैसे कि दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, बी, गुजरात से एक व्यक्ति महाराष्ट्र जाकर कहीं बस सकता है, तो कहीं भी निवास करने की हमें आज़ादी दी गई है। तो बी भी इसका सही बी फंडामेंटल राइट होता है। सी है, एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त होना। तो जो विरासत में संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसा कहीं भी फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिखा गया, तो ये गलत हुआ। और एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने से इनकार कर सकता है, आर्टिकल 25 में दिया गया धर्म की स्वतंत्रता। तो ऐसे देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ था नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल है @DreamCSC, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अपने जो भी सवाल हो, आपके कोई डाउट्स हो, वो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 51 है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान पूछे हुए हैं और अपनाया गया है। तो यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि संविधान में हमने, जैसे हमारे संविधान को उधार का संविधान बहुत से लोग बोल देते हैं, तो हमने क्या है कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें उठा के रखी हुई हैं अपने संविधान में। तो हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा खुद भी देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो इसके लिए। तो इसके लिए बैठ कि जैसे कि फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो मूल अधिकार बात करता है, तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं। तो मूल अधिकार हमने फ्रांस से नहीं लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ पे लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसलिए सभी तीन तो इसका आंसर नहीं होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से ही लिए हैं, ये सही हो जाता है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हमने ली गई हैं वो हमने कनाडा से ली हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो हमने कनाडा से नहीं लिया है, ये लिया है हमने ब्रिटिश संविधान से। तो हमने ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय रूप लिया है, ये यहाँ पे गलत होता है। तो ऐसे इसके ये वाला भी गलत हो जाता है, तो ये दो सही है, तो इसका आंसर 2 आता है। जबकि टेस्ट सीरीज में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार टेस्ट सीरीज के आंसर्स को भी वेरीफाई कर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें भी गलती हो जाती है। तो हम देखेंगे कि जैसे अब यूएस से क्या क्या चीज़ ली गई है। तो अब यहाँ हम देखेंगे जैसे अमेरिका से क्या क्या हमने लिया है। तो यूएस से हमने जो लिया है कि वो लिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमने यहाँ पर ली है। न्यायिक समीक्षा हमने यहाँ से ली है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, वो हमने यहाँ से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो हमने यहाँ से ली है। और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, देखिए अमेरिका से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने ली है, न्यायिक समीक्षा ली है, महाभियोग की प्रक्रिया ली है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस ली है। उपराष्ट्रपति के पद को यहाँ से हमने लिया है और मूल अधिकार लिया। तो यूएस से हमने 6 चीज़ें ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है। एक तो आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व लिए हैं, तो हमने तो टोटल 3 चीज़ें ली हुई हैं। एक नीति निदेशक तत्व लिया गया है, दूसरा लिया गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को वहां से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन की प्रक्रिया को। और थर्ड हमने लिया है राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि होती है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हमने यहाँ से आयरलैंड से लिया। तो 3 चीज़ें हो गई, राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड से, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने यहाँ से ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने कनाडा से क्या क्या लिया। कनाडा में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा से ली हैं। और दूसरी चीज़ हमने कनाडा से क्या लिया है, हमने संघ का कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है। और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी वो केंद्र के द्वारा की जाएगी, ये भी हमने कनाडा से लिया गया है। संघ का कॉन्सेप्ट लिया है। सुप्रीम कोर्ट का
क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या लिया है। तो हमने यहाँ से संघ लिया है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार और अवशेष शक्ति, यानी कि कनाडा से 4 चीज़ें हो जाती हैं, आयरलैंड से 3 हो जाती हैं, यूएस से 6 चीज़ें हमने ली हैं। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, ना कि कनाडा से। ठीक है, तो हमने ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ब्रिटिश संविधान से जो हमने चीज़ें ली हैं वो जैसे लिया है कि हमने एकल नागरिकता वहाँ से ली है, कैबिनेट की प्रणाली वहाँ से ली है, विशेषाधिकार रेट वहाँ से लिया है और संसदीय विशेषाधिकार वहाँ से लिए हैं और द्विसदन की व्यवस्था वहाँ से ली गई है। तो लगभग 6 चीज़ें ही हमने ब्रिटिश संविधान से एक विधि का शासन भी वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो लगभग 6-7 चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो, बाकी इसकी पूरी एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी दे रखी होगी, आप वो वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से देख के अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। राज्य मानवाधिकार आयोग। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा हुआ है। मैं आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार, ऐसे क्वेश्चंस को जरा थोड़ा सा नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि SHRC को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसकी न्यायिक कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होती है। बिल्कुल ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जैसे SHRC केवल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो वर्ड यूज हुआ जैसे केवल राज्य सूची के विषय। अब भाई देखिए, राज्य के जो पहली बात तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग है। जब राज्य मानवाधिकार आयोग है तो राज्य की चीजें कहाँ, संवर्ती सूची जो है उसमें भी तो दिया गया है, संवर्ती सूची में भी तो राज्य से संबंधित विषय हैं। तो ये राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों से विषयों से जो विषय दोनों में उल्लिखित हैं उन विषयों की भी जांच कर सकता है। यानी कि संवर्ती, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 3 है, SHRC के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो ये गलत है। SHRC ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। और दूसरा, इनकी एज के लिए जो दिया गया है 3 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या फिर आयु की सीमा पर इनकी जो है 70 वर्ष है, तो 3 या 70 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को, अब आप लोग बताइएगा मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यह संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार को सीमित करता है। ये बिल्कुल सही बात है। संसद मतलब एक जो अधिकार है कि अनलिमिटेड कहीं भी संशोधन कर सकता है, तो उसे ये सीमित करता है। ठीक है, और यदि कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में निर्णय का लेने का अधिकार अंतिम जो है वो न्यायपालिका के पास होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, यह संविधान के लागू होने के बाद सभी संशोधनों पर लागू होता है। तो ऐसा नहीं है ये संविधान लागू होने के बाद सभी संशोधनों पर लागू होता है। देखिए, संविधान लागू होने के बाद की बात है जबकि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में दिया गया था। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे कि एक वामन राव केस होता है। पहली बात तो इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो जैसे कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो वो जैसे कि 24 अप्रैल 1973 को ये मूल ढांचे का सिद्धांत आ गया था। तो मूल ढांचे के सिद्धांत, इसे परिवर्तन करने के लिए संसद ने 1976 में संविधान संशोधन किया जिससे कि इसे निष्प्रभावी बनाया जा सके। और आर्टिकल 368 में यह संशोधन करके प्रावधान कर दिया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसी के मामले में फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 का आता है, जिसमें क्या क्या कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लंघन है। जो संविधान संशोधन की जो इन्होंने किया है वो जो न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की या न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसका उल्लंघन करता है, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान का मूल ढांचा माना गया है। तो इसमें क्या है कि जो कि हुआ मिनर्वा मिल्स केस, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। फिर उसके बाद में 1981 में केस आता है वामन राव केस आता है। वामन राव केस में क्या कह दिया, वामन राव केस में कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं या होंगे उन पर ये मूल ढांचे का सिद्धांत लागू होगा, इससे पहले के जो अमेंडमेंट हो चुके हैं उन पर लागू नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, मूल ढांचे का सिद्धांत जो है संविधान के लागू होने के बाद सभी पर नहीं होता, 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानून उस पर होता है, मतलब नियमों पर लागू होता है। तो इसका आंसर आता है बी। ठीक है, और आप लोग जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के मानदंडों का निर्धारण करता है। तो हम वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। पहले वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर आता है। ठीक है, अब वित्त आयोग में क्या होगा, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। पहली बात हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो संसद कौन निर्धारण करता है, तो इसके लिए निर्धारण करती है संसद। तो इसमें 4 सदस्य होते हैं 1+4, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के लिए कौन सी योग्यता और मानदंड यानी कि चयन के मानदंड संसद कौन से तय करती है। जैसे अध्यक्ष के लिए क्या करेगी, अध्यक्ष के लिए उन्होंने क्या किया कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, यानी कि जो है इसके लिए कौन सी टर्म है कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो इसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब जो ये 4 सदस्य हैं, इन 4 के लिए अलग 4 चीजें बताई गई हैं। इन 4 के लिए बनाया गया है कि ये हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो या फिर जो दूसरा व्यक्ति होगा वो लेखा और वित्त का अनुभवी हो। ठीक है, तीसरा होगा प्रशासन व वित्तीय मामलों का ज्ञान रखता हो, यानी कि प्रशासन व वित्तीय मामलों का ज्ञान रखता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। चौथा होगा जो अर्थशास्त्र का ज्ञानी होना चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है,
अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली मैं टैबलेट से ये सारी चीज़ें करता हूँ तो लिखने में थोड़ा सा वर्ड साफ नहीं होते होंगे, लेकिन जो बोलता हूँ वो आप सुन लिया कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए योग्यता और चयन तो मानदंड कर रहा है भाई साहब, संसद कर रही है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति भाई साहब। तो ये नियुक्ति करते हैं इनकी, ठीक है, ये नियुक्ति करेंगे और इनके कार्यकाल का ये तय करेंगे, ये कार्यकाल तय करेंगे और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ठीक है, कार्यकाल भी तय करेंगे और ये जो होंगे वित्त आयोग के सदस्य ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाता है, जिसमें कि निम्नलिखित में से किस आयोग की समिति आयोग या समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य किसके सिफारिश करेंगे, मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे, जो कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके तहत इन्हें ऐड किया गया था। तो और इसमें एक चीज़ था, पहले ऑलरेडी ये 10 थे और उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 हुआ, जिसके तहत में एक और एक्स्ट्रा करके जोड़ दिया गया था। तो अब वर्तमान की संख्या जो है टोटल 11 संख्या है। और कौन से भाग में आते हैं, वो संविधान के भाग 4A में आते हैं, यानी कि भाग 4A में ये आते हैं। और आर्टिकल में कौन से में आते हैं, आर्टिकल 51 कह सकते हैं और इंग्लिश वाले आर्टिकल 51A बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक अगर आपको देखना है तो संविधान संशोधन विधेयक मैं पहले से ही ये करा चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर मतलब पहले वाले है शायद क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि संविधान संशोधन विधेयक कितने प्रकार का होता है, उसमें विधेयक के बारे में भी मैंने बताया होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, एक साधारण बहुमत से किया जाता है, एक विशेष बहुमत से किया जाता है, तीसरा जो किया जाता है वो विशेष बहुमत से किया जाता है, लेकिन प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत से ये सहमति ली जानी मतलब लेनी पड़ती है इसकी। तो ठीक है, अब अनुमोदित किया जाना चाहिए। और ये कौन से मामलों में लाया जाएगा, ये वाला ये लाया जाएगा संघीय मामलों में। तो ये संघीय प्रावधानों से संबंध में ही पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम ऑप्शन 2, तो राज्यों में विधान परिषदों में गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संसद में जो है कि इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और एक सेकेंड, तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि राज्यों के विधान परिषदों के गठन और उनकी समाप्ति के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो नहीं, कुछ विशेष बहुमत की यहाँ पर आवश्यकता नहीं हुई होती है, ये साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, तो आंसर आता है ए। देखिए आर्टिकल 368 के बाहर कुछ संविधान संशोधन बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्टिकल 3 से संबंधित है। आर्टिकल 3 जो है जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश, गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण करना, वो हो गया। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित। संसद में जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, तो 368 के तहत इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और वेतन भत्तों से संबंधित होती है, संसद के प्रक्रिया और नियम से संबंधित होती है, जैसे कि वेतन भत्ते संसद के सदस्यों से, और संसद के सदस्यों और उनकी जो समितियां होती हैं उनके विशेषाधिकारों से संबंधित होती है। तो वहां पर साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पर पूछा गया शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्हाट इज द शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग से संबंधित अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि भाई शॉर्ट सेलिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में निवेशकों को कोई नुकसान हुआ है। अभी जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जांच करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो अब कैसे कहा है, तो सेबी को कहा है। अब व्हाट इज द शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है तो इसे शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो कैसे करेगा। अभी सेबी ने इसकी अनुमति दे रखी है, पहली बात तो, ठीक है। देखो ये ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था, तो बिल्कुल ठीक बात है। और सेबी द्वारा खुदरा और संस्थागत निवेशकों को दोनों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है, ठीक है। दोनों यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो दोनों इसको शॉर्ट सेलिंग की अनुमति प्राप्त करते हैं। अब व्हाट इज द शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग को हम समझते हैं सिंपल से तरीके में। मान लीजिए व्यक्ति ए को शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो वो क्या करेगा, एक व्यक्ति होता है सी, व्यक्ति सी से क्या करेगा, उधार ले लेगा कुछ शेयर्स को और यहाँ पर मार्केट में उन्हें बेच देगा। मान लेते हैं हम 10 रुपये में उसने शेयर बेच दिया, इस समय 10 रुपये का रेट चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब हिंडनबर्ग की जैसे रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के आधार पर ये शेयर की कीमत आ जाती है 2 रुपये, ठीक है। अब 2 रुपये इसकी कीमत आ गई, अब इसने उधार लिया है, तो आदमी ये ए वाला क्या करेगा, दोबारा जब 2 रुपये का आया तब इसे खरीद लेगा और खरीदने के बाद जिससे उधार लिया था उसे वापस दे देगा। तो ये हुआ शॉर्ट सेलिंग का एक तरीका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है, और आप ज़्यादा अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग का तरीका ये है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 58, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में। देखिए इसमें मैं पहले भी क्वेश्चंस को कर चुका हूं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। आप यहां पर देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां पे है, आर्टिकल 368 के अंदर दी गई है, वो देख सकते हो। तो अब देखेंगे हम स्टेटमेंट नंबर 1, संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। अब देखिए यार, संविधान में संशोधन करना है, अभी कॉमन सेंस से क्वेश्चन देखो, राज्य विधानमंडल में कैसे शुरू किया जा सकता है? ये तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में शुरू नहीं किया जा सकता। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। इसके आधार पर सभी तीनों का ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा है कि गैर सरकारी सदस्य, यानी कि जो सदस्य मंत्री नहीं है वह विधेयक को पेश कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। और 3 है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा को इसे अलग अलग से पारित करना चाहिए। तो इसका आंसर आता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में है। तो ये क्या कहता है, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि टीवी कंटेंट को सीधे मोबाइल फोन पर स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और यह 2G और 3G सहित सभी प्रकार की मोबाइल नेटवर्क पीडीओ के लिए अनुरूप है। बिल्कुल गलत है ये, अभी ये किसी भी डिवाइस के लिए अनुकूल नहीं है, उनके अनुरूप कार्य नहीं करता, तो ये गलत है। आंसर आ जाता है इसका ए। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आप जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ सकते हो, एक रेडियो होता है, रेडियो कैसे काम करता है। मोबाइल में जो पहले रेडियो आते थे, रेडियो ओपन कीजिए, उसमें इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच किया है तो उस तरह से वर्क करता था। ठीक है, तो उसी आधार पर ये काम करता है। तो ये किसने बनाया, ये 2022 में जो बनाया था IIT कानपुर ने बनाया था। ठीक है, कानपुर, ये एक तरह से उसी प्रकार वर्क करता है जिस तरह से डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सर्विस काम करती है, सीधा सैटेलाइट से डेटा लिया और आपके टीवी पर प्रसारित कर दिया। ठीक है, उसी तरह से ये काम करेगी, यानी कि आपका मोबाइल एक रिसीवर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मल्टीमीडिया जो क्या नाम है कंटेंट है उसे प्रसारित किया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ATSC यानी कि इन मानकों की जरूरत की आवश्यकता होती है। तो ATSC क्या है, एडवांस टेलीविजन सिस्टम कमेटी होती है, उनके मानकों की 3.0 की जरूरत होती है, इस आधार पर इसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए अभी क्वेश्चन आया कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर जैसे 60 पूछा है कि चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम मैंने बताया था 1793 से लेकर 1853 के बीच में जितने भी एक्ट पास हुए उन सबको चार्टर अधिनियम कहा जाता है। तो अभी 1833 का चार्टर अधिनियम से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको कि ये एक्ट्स को आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इसने जैसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया था। तो आप देखेंगे कि इसने बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त किया था, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कंपनी की वाणिज्यिक जो गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया था, यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियों को यहाँ पर समाप्त नहीं किया था, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। तो ये भी गलत होता है, मैंने आपको बताया कल 1853 का जो 1853 का जो चार्टर आया था उसमें स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी, जिसमें 6 सदस्य थे, जिसमें से मैंने आपको कल वीडियो में बताया था 4 सदस्य आपके बॉम्बे, मद्रास और बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से नियुक्त करके भेजे गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सही हो जाता है, 1853 कहा जाता है, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट का ऑप्शन ए सही बनता है। ठीक है, और इस समय प्रथम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसमें लॉर्ड भारत के, अब इसी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल बनाए थे। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस एक्ट को खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अब नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, ये 4 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल्स को आप जाके सीधा कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक से आप पढ़ सकते हो, या फिर आप अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो। थोड़ा सा वहाँ पे आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का रहता है ये। देखिए अब क्या है कि पहला स्टेटमेंट जो पूछा हुआ है कि वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक बन जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप से ही बन जाएगा। ठीक है, उसके माता पिता नागरिक को, इसे क्या करना होगा, अगर वो देखिए इसको स्टेटमेंट को समझने के लिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए भारत के बाहर कोई कपल रह रहा है तो उसका कोई बच्चा हुआ है, तो पहले तो एक है कि वो जाके अब जो वहाँ पर नज़दीकी दूतावास है उसमें पंजीकरण कराना होगा। तो दूतावास में पंजीकरण कराना होगा, तब वो भारत के नागरिकता का हकदार होगा। दूसरी चीज़ है, अगर वो 1 ईयर से लेट हो जाता है, 1 ईयर से लेट हो गया तो उसे क्या कहते हैं कि केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले पंजीकृत कराने से पहले तो केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाता है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम, अगर कोई जैसे नाबालिग बच्चा है तो कोई नाबालिग बच्चा है, मान लेते हैं कोई नाबालिग बच्चा, अगर उसको अनुमति लेनी है, अगर नाबालिग बच्चे को अगर भारत का नागरिक बनाना है तो क्या होगा, उसके एक तो माता पिता को शपथ पत्र लिख के देना होगा। ठीक है, कि इसके पास में किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है और केंद्र सरकार की अनुमति की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार से भी वो भारत का नागरिक नाबालिग बच्चे को बनाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, देशीयकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता
नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। देखिए अभी कह रहा है भारत में किसी भी भाषा का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी भाषा का ज्ञान की जरूरत है, लेकिन ये यहाँ पे जो बताया गया है 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनके आधार पर क्या कहते हैं उनका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। देखिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए 8वीं अनुसूची की भाषाओं को, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है डी, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप भी वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश क्या कीजिए, जिससे कि, और इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है, आपने गलत कैसे किया। और क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे, किसी विदेशी क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर वहां के लोग भारत के नागरिक होंगे, निर्दिष्ट करने की शक्ति किसमें है। तो ये निर्दिष्ट करने की शक्ति केंद्र सरकार के अंदर है, ठीक है। तो केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है अगर भारत का कोई हिस्सा बना लिया जाता है। जैसे अगर हम क्या करें, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसके तहत जो पांडुचेरी के लोग थे, आदेश जारी करके उन्हें शामिल किया गया था, पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी थी, ठीक है। तो ऐसे इसे समझ सकते हैं। तो केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आया है। इसमें विलियम पिट्स वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। स्टेटमेंट 1 है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की निदेशक मंडल, तो निदेशक मंडल जो था यानी कि एक तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसे ये जो है ये बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था निदेशक मंडल, और जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ये था नियंत्रक मंडल। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में, ठीक है। तो ये क्या काम करता था, ये कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया था। तो आप इससे समझ सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी। तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दिमाग से निकल गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको दिया था राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश का क्षेत्र कहा गया था। तो बिल्कुल ठीक है। और ये सीधी चीज़ें आपकी लक्ष्मीकांत में लिखी हुई हैं, ये बुकिश टाइप के क्वेश्चन हैं और आप इनको लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाता है। अब इसमें क्या है कि भारत में जो ब्रिटिश संपत्ति है और भारत में जो है कंपनी के मामलों का प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। किसको सर्वोच्च नियंत्रण किसको दिया गया था, प्रशासन से ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सरकार को भारत में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार दिया गया था, सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, एक सेकेंड, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा पूरा, तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी का व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र होगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के पाकिस्तान प्रवास कर गया हो लेकिन बाद में वह पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति जिसने अपने माता पिता के जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हों। तो ये भी नहीं होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक व्यक्ति जिनके माता पिता का जन्म भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में हुआ हो और अस्थायी तौर पर भारत में रह रहा हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर आता है बी। और आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन खुद नागरिकता वाला जो मैं बताया हूँ वो पढ़ लेना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मीमीटर टेलीस्कोप परियोजना। तो थर्मीमीटर टेलीस्कोप परियोजना एक बनाई गई है और इस परियोजना को 5 देशों के द्वारा ये बनाई गई है, जिसमें से कि ये है स्टेटमेंट 1, भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ये बनाई गई भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। यह हब्बल टेलीस्कोप से तुलना में लगभग 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगी। आप देखिए हब्बल टेलीस्कोप कितना पुराना पहले बनाया गया था, अब थर्मीमीटर अभी टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे अच्छी ही रेजोल्यूशन के इमेजेस प्रदान करेगा। तो इसलिए इस आधार पर भी समझ सकते हैं, वैसे 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली करेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वालबार्ड में किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका निर्माण वहां पे नहीं किया जा रहा है। इसका निर्माण जो है हवाई मौना केया में किया जा रहा है, तो हवाई में किया जा रहा है। हवाई में क्या हुआ कि इसके लिए टोटल 3 जगह देखिएगा। हवाई में थोड़ा सा वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया, इस वजह से थोड़ा सा पेंडिंग में चली गई। दूसरा इसका स्पेन का केंद्रीय द्वीप में है, इसके लिए दूसरी जगह थी, स्पेन के केंद्रीय द्वीप की बात होगी, तो केंद्रीय द्वीप में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां भी इसे नहीं माना गया। लेकिन आप देखिए भारत भी इसका पार्ट है, तो भारत जैसे हमने हाल ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया लद्दाख में, तो लद्दाख में भी स्थापित करने की बात भारत ने कही थी, लेकिन इसे लद्दाख में भी नहीं माना गया, क्योंकि जो हवाई है उससे वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ होता है और पर्यावरण की स्थिति अनुकूल है और वहाँ से क्लियर देखा जा सकता है अंतरिक्ष की तरफ, तो इसीलिए इसे हवाई में ही प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का इसका आंसर हो जाता है बी, 65 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 66, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है,
मैं पढ़ता हूँ। कथन 1 है संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है, जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। ये अध्यक्षीय प्रणाली की बात करता है, जबकि हमारे यहाँ जो प्रणाली एक मिनट, तो आप अटेम्प्ट करिए। अब जैसे अमेरिका में एक अध्यक्षीय प्रणाली चलती है और भारत में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अध्यक्षीय प्रणाली का है, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली, यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष और जो होती है कार्यपालिका, उनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत होता है, जबकि हमारे यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो कथन 1 गलत हो जाता है। दूसरा कथन है ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संप्रभु भारतीय निकाय नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी। अब ये कैसे नहीं है, क्योंकि जैसे कि ब्रिटिश में कोई संसद कोई कानून बना देती है तो वो पूर्ण रूप से उसका खुद का कानून माना जाता है। न्यायपालिका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का थोड़ा सा है, जैसे न्यायपालिका का कंट्रोल रहता है। तो संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विशेषताएं होती है, कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है। अब यहाँ पर वास्तविक भी कहा गया और नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति कही गई है। बहुमत दल के नेता की सत्ता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और निम्न सदन और का विघटन होता है, लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन होता है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बारी आप संसदीय और अध्यक्षीय विशेषताएं जो हैं प्रणाली की उन को देख सकते हो, और ऐसे आप एक बना सकते हो कि यहाँ पर लिख दो संसदीय और यहाँ पर अध्यक्षीय, ठीक है। ऐसे एक टेबल बना लो और उस टेबल में विशेषताएं लिख लो, तो उसमें क्या है कि पढ़ना इजी हो जाता है। दूसरा कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे भी ये क्वेश्चन कंपैरिजन करके ही इन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत की गांधीवादी विचारधारा की बात करता है। अब गांधीवादी विचारधारा क्या करते हैं, देखिए गांधीवादी चरखा काटते हैं तो उद्योगों की स्थापना की बात करते हैं कि भाई उद्योग बनाएंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें ये बात करते हैं। जैसे कि अब देखो पहले देखें गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट पहला ही सही है। दूसरा हम देखेंगे कृषि और पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, तो ये जो है ये उदारता का उदाहरण है। तो उदारवादी है, उदारवादिता का उदाहरण माना जाता है। तो आर्टिकल 48 में आता है, ठीक है। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित है, आर्टिकल 47 आता है। दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सभी विचारधारा पर आधारित है, ये तो होगा ही नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट ए ठीक है। तो गांधीवादी विचारधारा पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 43 बी हो जाता है, आर्टिकल 46 और 47 में 2 पार्ट है, तो उसका ये वाला पार्ट इसमें नहीं आता है, ठीक है। जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो जैसे कि उपयुक्त देशों में से कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। अब फारस की खाड़ी से लगने वाली सीमा के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। तो फारस की खाड़ी से जो है वो लगभग 7 देशों की सीमा लगती है। तो इसमें बहरीन है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो इसके सभी चारों सही हैं। साथ ही में और कौन कौन से लगती है, तो इराक, कतर और यूएई। तो यहाँ पर इराक भी होगा, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात भी होगा, और कतर भी होगा। तो ये मैपिंग का बेस क्वेश्चन है, तो उसे वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब सऊदी अरब की बात करते हैं, तो भारत और सऊदी अरब, अब सऊदी अरब भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सऊदी अरब जो है एक तो सबसे बड़ा अमीरात वहाँ पे है सऊदी अरब जो है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में है, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत एशिया में आता है, ये पश्चिम एशिया में आएगा, उधर इसकी स्थिति है। दूसरा अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब इसके जो सीमावर्ती देश हैं वो जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान और यमन है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मरुस्थल होते हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं, एक है रूब अल खाली, ठीक है। दूसरा मरुस्थल है अल नफूद आदि, ठीक है। ये है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रूब अल खाली सतत मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। ये सतत मरुस्थल माना जाता है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं है, स्थायी नदी नहीं है। कौन सी स्थायी नदी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जबल सावदा, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं आ रही है मेरी। जबल सावदा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन चयन समिति के सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने जब NHRC को पीछे आपको एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको। बाकी देखिए इसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा का सभापति इसमें नहीं होता है। तो इसे ए को एलिमिनेट करोगे तो अपने आप आंसर निकल के आ जाता है, आंसर बी। इसके लिए आप पीछे एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि हाल ही में
भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित काला राम मंदिर के दर्शन किए हैं। तो अभी देखिए महाराष्ट्र में भी तो काला राम मंदिर तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं। अब देखिए यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। देखिए अब काला राम मंदिर है, ये मंदिर काला राम मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो राम जी की मूर्ति है वो मूर्ति काले रंग के पत्थर से बनी हुई है, यानी कि काली मूर्ति है, इसलिए इसे काला राम मंदिर कहा जाता है। ठीक है, और ये मंदिर इंपॉर्टेंस है इसकी क्यों, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर दलितों ने जो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश से संबंधित बात एक आंदोलन किया था, तो वो इसी मंदिर के सामने किया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो 2 गलत हो जाता है। आंसर इसका 1 सही हो जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है 1792 में करवाया था सरदार रंगराव ओधेकर जी, सरदार रंगराव ओधेकर जी ने इसका निर्माण करवाया था, और ये पंचवटी में स्थित है। ठीक है, और इसमें सीता जी की मूर्ति भी है, लक्ष्मण जी की भी है। और जो मैंने आंदोलन की बात कही, ये आंदोलन 1930 में भीमराव अम्बेडकर जी ने, और साथ ही में इनके साथ थे एक पांडुरंग सदाशिव साने जी इनके साथ थे। इन दोनों ने हिंदुओं के दलितों का मंदिर में प्रवेश से संबंधित आंदोलन का नेतृत्व किया था। और पांडुरंग जो सदाशिव हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मराठी शिक्षक भी थे और साथ में समाज सेवक थे। इन्हें साने गुरुजी, यानी कि साने गुरुजी किसे कहा जाता है? तो साने गुरुजी भी कहा जाता है पांडुरंग सदाशिव साने को। तो आप यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन आया है। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट 2 है लोकपाल में 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट 1 भी इसका ठीक है। और 3 है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। आपको ध्यान होगा जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था तो प्रधानमंत्री के कार्यालय को भी इसमें रखने की मांग की गई थी, तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत होगा, इनको क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा गया है। अब हम लोकपाल की बात करते हैं। लोकपाल पहले तो कैसे नियुक्त होता है? देखिए हम स्टेटमेंट नंबर पहले 2 को एक्सप्लेन करेंगे कि 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें जो बाकी के 50% सदस्य हैं वो SC ST और महिलाओं और OBC और अल्पसंख्यकों में से होने चाहिए, बाकी के 50% लोग। तो आप ध्यान दीजिए कि लोकपाल में जो है 50% न्यायिक सेवा के हो गए, बाकी 50% SC ST महिलाओं और OBC और अल्पसंख्यक से होने चाहिए। कौन कौन को इसके कार्यालय के अंदर रखा गया है? तो यहाँ पर सभी मंत्रीगण इसके कार्यालय में आते हैं, यानी कि इसके अधीन आते हैं, और संसद के सदस्य भी इसके अंदर आते हैं। बाकी के जो ग्रुप A B C D के कर्मचारी हैं वो सभी आते हैं। दूसरा केंद्रीय सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, यानी कि सभी लोग इसके अंदर आते हैं। अब लोकपाल को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकपाल को नियुक्त करने के लिए एक चयन समिति होती है। तो वो चयन समिति कैसे काम करती है? तो एक चयन समिति होती है। ठीक है, चयन समिति होती है। अब इस चयन समिति में कौन कौन होते हैं? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा स्पीकर होते हैं। एक लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। दूसरा चीफ जस्टिस, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो ये किसी को नामित करेंगे कि भाई ठीक है कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, या वकील नहीं, न्यायाधीश हो, अन्य यानी कि जज, अलग जज हो, वो हो सकता है। या एक प्रतिष्ठित कौन होगा? प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होगा। अब ये प्रतिष्ठित विधिवेत्ता कौन होगा? इसे एक 4 सदस्यीय समिति तय करेगी। ठीक है, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को, और ये 4 सदस्य समिति किसको रिपोर्ट करेगी? इसे राष्ट्रपति को। तो ये राष्ट्रपति तय करेगा इस 4 सदस्यीय समिति को, और जब ये प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को ढूंढेगी तब ये काम करेंगे। तो इसमें 4 लोग होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं जाएंगे तो किसी जो मुख्य न्यायाधीश किसी को नामित करेंगे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, उसको वो जा सकते हैं। और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होगा जिसे कि राष्ट्रपति की 4 सदस्यीय समिति तय करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकपाल को समझ सकते हो। और लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति, देखिए एक लोकपाल हो गए तो ये सेंटर में होंगे, लोकायुक्त जो होंगे वो बनेंगे राज्य में, हर राज्य अपने लिए बनाएगा। और ये एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 2013 में। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। आर्टिकल 1 से क्वेश्चन आया है। तो अंतर्गत वर्णित राज्यों का संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे राज्यों के संघ से क्वेश्चन है, तो सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं। तो क्या राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है? नहीं, राज्यों के क्षेत्र की अभिव्यक्ति का हिस्सा होंगे। ये राज्यों के समूह के बजाय राज्यों के संघ का एक तो उपयोग आर्टिकल 1 में किया गया है। दूसरा है कि इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए अभी 3 श्रेणियों में, अब यहाँ पर इसमें सिर्फ राज्यों के संघ में आर्टिकल 1 में 3 श्रेणी दी है। यहाँ पर 2 है कि सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के राज्य के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं। ऐसे क्षेत्र भी होंगे जिन्हें भारत कल को कहीं से अर्जित कर सकता है, भारत सरकार कहीं से उन्हें अधिग्रहित कर सकती है। तो यहाँ पर 3 श्रेणियां दी गई हैं, तो इसमें सिर्फ 2 श्रेणियों का वर्णन है, तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 है संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के साथ समान संबंध होता है। देखिए कैसे हो सकता है, आप इसको कॉमन सेंस से भी गलत कर सकते हो। भाई
राज्य कहते हैं ना कि मतलब यूटीज कहती रहती है दिल्ली, ओके हमें राज्य के समान दर्जा दो, राज्य के समान दर्जा दो। तो क्यों कहती है? क्योंकि उनके अधिकार संबंध जो है एक जैसे राज्यों के बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से नियम बना के कार्य करता है और जो यूटी है उस पर सीधा केंद्र सरकार नियम बनाती है। वहाँ पर राज्यपाल शासक करता है, शासन का मुखिया होता है, और यहाँ पर जो है सीएम साहब होते हैं मुखिया राज्य में, ठीक है। तो इसलिए तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट इसका आंसर आ जाता है डी। दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 73, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जाता है? देखिए भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता होगा जीवंत दस्तावेज? देखिए अब हम पढ़ेंगे, आप कॉमन सेंस से आंसर देने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसकी प्रकृति कठोर है और इसमें संशोधन करना कठिन है। तो क्या कठोर है और संशोधन करना कठिन है तो कैसे जीवंत कहा जा सकता है? तो ये तो इसका गलत हो जाता है। भारत के संविधान में विश्व की अग्रणी लोकतंत्रों में से कई प्रावधानों को शामिल किया गया, तो ये भी इसका मुख्य कारण नहीं माना जाता है। इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसी आधार पर इसे जीवन दस्तावेज कहा जाता है। स्टेटमेंट सी इसका बिल्कुल ठीक है। इसमें अब इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है नेक्स्ट स्टेटमेंट को, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि निम्नलिखित मैं कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19(2) में उल्लिखित आधारों पर युक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत आ सकते हैं? देखिए प्रतिबंधित किस तरह से ये आ सकते हैं, तो इसको करने के लिए देखिए पहले समझिए कि आप किसी भी कोई अब मान लीजिए आपको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते आप एक खुफिया अधिकारी हो और वो गोपनीय जो कोई मतलब डेटा है उसको आप बोल के बता दो कि मुझे तो आज़ादी है, तो इसलिए हमारे देश को खतरा हो जाए। मान लीजिए जैसे कि डिफेंस की कोई मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको बता दे, तो ऐसा तो गलत होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट एक गलत हो जाता है। तो गोपनीय सामग्री को लीक नहीं कर सकता। भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, तो भारत में क्या भाषण उठाने के मतलब हथियार उठाने के लिए प्रेरित कब करता है? तो उसमें तो सीधा बना गया शांतिपूर्ण धरना देने की आज़ादी दी गई है, हथियारों से नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण, ये बिल्कुल ठीक है भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकसभा सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण दिया जा सकता है, ठीक है। और चौथा है कि न्यायालय की अवमानना, तो न्यायालय की अवमानना वाला भी भाषण दिया जा सकता है, तो इनको भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो ठीक है। इसका आंसर होता है सॉरी कहीं तो है, एक सेकेंड, तो 1921 प्रतिबंधित खुफिया जानकारी सामग्री को लीक करना, तो इन्हें लीक नहीं किया जा सकता, इससे राज्य सुरक्षा पर खतरा होगा, भाषण लोक व्यवस्था को ये बिगाड़ सकता है, और लोकसभा तो ठीक है। इसका विकल्प न्यायालय की अवमानना, विकल्प 2 सही आंसर होगा, जबकि टेस्ट सीरीज में इसका आंसर सी दिया हुआ है, तो मुझे लगता है ये गलत होगा। एक बार आप ढंग से खुद से भी आप चेक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितनी बार मैं संशोधन आपको समझा चुका हूं, एक बार आप देख लीजिए, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं पढ़ता हूं कि संविधान में संशोधन की मांग करने वाला विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बता चुका हूं पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्टेटमेंट एक इसका ठीक हो जाता है। दूसरा है संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आदि राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। तो सभी विधेयकों को कैसे, मैंने 3 तरह के संशोधन आपको बताए, साधारण वाला बताया, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा जो बताया विशेष प्लस आदि राज्यों से अधिक वाला बताया, तो ये भी गलत हो जाता है, तो स्टेटमेंट ए ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76। अब ये क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कैग से क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत कैग जो है, अब कैग मैं इसका बताता हूँ तब तक आपको जो कैग की परिभाषा है, तो कैग को कहाँ दिया गया, तो कैग जो है आर्टिकल 148 में इनको बताया गया है, और ये इसके कार्य से संबंधित में बताता हूँ आपको। कैग भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख मुखिया होता है, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। और कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पर कैग को हटाने के लिए। कैग कब काम करता है, तो कैग कैसे काम करता है ये समझने की बात है। तो ये इसे कौन हटा सकता है, इसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भाई साहब कैग को हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे, तो राष्ट्रपति संसद क्या करेगी कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, फिर उसे दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर हटाया जाएगा, फिर ठीक है, संसद एक प्रस्ताव पास करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति जी को भेजेगी, तो राष्ट्रपति इसको हटाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, राष्ट्रपति से हटाएंगे। तीसरा है कि राष्ट्रपति संघ राज्यों और लेखाओं की परीक्षा के संदर्भ में कैग के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है, तो इसे राष्ट्रपति नहीं करता है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है कि संसद करेगी ये बात, ठीक है, तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे, संसद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि संसद जो है केंद्र और राज्य के किसी भी प्राधिकरण या संस्था के संबंध में कैग के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हो। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसका आंसर आता है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। चूंकि अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। चूंकि भारत के सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हो या रहते हो, उन्हें नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो ऐसा देखा जाता है। तो भारत में देखो, कोई तमिलनाडु में जन्मा हो या कोई हरियाणा पंजाब में जन्मा हो, तो सबको समान अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है, लेकिन वहाँ पर भेदभाव हो सकता है, इसने कहा है। तो ये ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो इजीली आपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर इसने केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। ठीक है, तो इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया था, बिल्कुल सही है। इसने क्या किया था कि अभी जैसे हम मानते हैं लोकसभा और राज्यसभा का यहीं से मतलब जड़ें यहीं पाई जाती हैं, तो इस तरह से माना जा सकता है। ठीक है, तो इसने क्या कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का प्रावधान किया था, तो इसलिए स्टेटमेंट एक ठीक है। इसने आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान रखा था। तो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसने दिया था, जिसमें इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो ये भी ठीक हो जाता है। और इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया था। तो इसने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन भी किया था। ये हो गया। दूसरा, इसने क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पृथककरण किया था। जैसे कि यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को अपनी सूचियों पर विषय बनाने के मतलब विधान बनाने के अधिकार यहाँ पे दे दिए गए थे। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक राज्य कर दिया था, जिससे कि राज्य का पर केंद्रीय नियंत्रण कम हो जाए। ये भी किया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हस्तांतरित और आरक्षित विषय में बांटा गया था। प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन बनाया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आप एक बार इन एक्ट्स को दोबारा पढ़ लेना, जहाँ से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप हो जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही सुर्खियों में रहे टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का सर्वोत्तम वर्णन है? टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या होता है? पहली बात, हम टोटलाइजेशन एग्रीमेंट को अगर इसे हिंदी में देखेंगे तो ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा समझौता। तो देखिए कुछ वर्ड्स आते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह में रहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी हिंदी पे भी ध्यान दे लीजिए, वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए सामाजिक सुरक्षा समझौता है, आप इसी से ही आप समझ लोगे कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। तो जैसे कि स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे, एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से दो देश कम और शून्य प्रशुल्क विभिन्न आयामों माध्यमों से एक दूसरे अधिक बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। तो ये तो नहीं होगा। यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। तो ये ठीक है इसका, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा है। आगे की स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यह क्या है कि भारत और यूएसए के बीच में चल रहा है, वही सामाजिक सुरक्षा समझौता, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संविधान के संदर्भ में, क्वेश्चन नंबर 80 है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। तो क्या सरकार, देखो नागरिकों के बीच और नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। तो संविधान कहता है कि न्यूनतम समन्वय बना रहे लोगों के बीच में। ठीक है, न्यूनतम समन्वय की बात करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, यह निर्देश करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो संविधान ही तो तय करता है, संविधान निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो ऐसे ये भी आपका ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए ना आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप उस टाइम पे आपको लग रहा होगा मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल जा रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहे भी। ठीक है, तो क्या कह दिया न्यूनतम समन्वय वगैरह, तो इसलिए आप पहले अपने बेसिक्स को ठीक करिए, उसके बाद में ऐसे टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता। देखिए एक तो सेंटर का महाधिवक्ता होता है, यानी कि कह सकते हैं, और ये राज्य का महाधिवक्ता एक मतलब वकील है, ये मतलब राज्य का वकील हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर इसका वर्णन किया गया, तो पहले हम समझेंगे इसे आर्टिकल 165 में इसका वर्णित किया गया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कम से अब न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य क्या है, यानी कि 10 साल तक क्या नाम है, प्रैक्टिस करने वाला वकील रहा हो, और या नीचे कहीं जज रहा हो, मतलब या ये हाईकोर्ट का जज रहा हो, तो इसे राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2, उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। देखिए अब महाधिवक्ता नियुक्त करना है तो राज्य की विधानसभा नियुक्त नहीं करेगी, ये कुछ चेक एंड बैलेंस के लिए हटाया जाता है, मतलब ऐसे विधान रखे गए हैं। कहीं ऐसा है जैसे कि राज्य की विधानसभा के पक्ष में वो फैसले करवाने लगे ज़्यादा, तो इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि वो उसको मान लीजिए कुछ वेतन भत्ते बढ़ा दे, ऐसे सेवा शर्तें बना दे, तो ये कौन करेगा, ये राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य महाधिवक्ता की राज्यपाल तय करते हैं। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, जब वेतन भत्ते और सेवा शर्तें वो करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट है, और इसमें एक चीज़ है कि संविधान में इसका जो कार्यकाल है उसे कहीं भी
निश्चित नहीं किया गया, तो संविधान में इसका जो कार्यकाल है उसे निश्चित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान सभा पर विचार करना है, तो भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका गठन 1942 में वेवेल प्लान के द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए, थोड़ा सा भी आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसे देखिए, पहले तो स्टेटमेंट संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय द्वारा, हाँ, तो ये सही बात है। पहले इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले इसे 1934 में एम.एन. रॉय ने इसका विचार लेके आए थे। फिर उसके बाद 1935 में कांग्रेस लेके आ गई थी, और फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर उसके सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद में फिर कैबिनेट मिशन आ जाता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने के आधार पर ये योजना बनाई जाती है, तो यहाँ पर वेवेल प्लान की योजना नहीं है, तो ये थी कैबिनेट मिशन, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 3, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषदों, नहीं, केंद्रीय नहीं है, यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों से इनके सदस्यों का चुनाव किया गया था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, इनडायरेक्ट इलेक्ट हुए थे और प्रांतीय विधान परिषदों से किए थे, तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है, तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता, देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा गया एक अनिवार्य, यानी कि वो तो होनी ही चाहिए, यानी कि जब तक ये नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं हम घर बनाएंगे, तो घर बनाने के लिए पहले ये नींव की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है घर हम डायरेक्ट बना देंगे, तो उसके लिए नींव की आवश्यकता होती है, अनिवार्य घटक है मकान बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य विशेषता होगी, वो कौन सी होगी? आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए, पहले पढ़ता हूँ, पहले लिखित संविधान, ये लोकतंत्र की विशेषता तो है, लिखित संविधान एक अनिवार्य विशेषता नहीं है। लिखित संविधान कहीं भी हो सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। तीसरा है सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप, तो इसका आंसर होता है, जो आंसर होगा वो बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र कब होगा? डेमोक्रेसी, जब लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, शासन लोगों का द्वारा होगा, तो वही होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से, ठीक है। ये इसीलिए इसका आंसर आ जाता है बी। बाकी ये सारी जो है विशेषताएं हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, ठीक है। लेकिन ये अनिवार्यों में से भी अगर एक चुनना है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का चयन आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां, तो संविधान सभा में 12 समितियां बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष पूछे गए हैं। देखिए, अब राज्य समिति थी, उसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है, बिल्कुल ठीक है। प्रक्रिया और नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं जी थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे इनके, ठीक है। और एक थी संचालन समिति, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो 1 और 3 आ जाता है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो अब मैं इसमें कुछ समितियों के नाम आपको बोल देता हूं। जैसे कि संघ की समिति थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और संघ संविधान की समिति थी, उसके भी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति जो थी, प्रांतों की संविधान समिति की बात जो है वो सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के आपको सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। कुछ उप समितियां भी थी, जैसे मूल अधिकारी की उप समिति थी, जे बी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति थी, एच सी मुखर्जी थे। तो एक गोपीनाथ बारदोई थे, जो पूर्वोत्तर सीमा प्रांत में जनजातियों से संबंधित थे। और प्रक्रिया नियम के संबंधित मैं बता ही चुका हूँ आपको, राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति जो थी जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी, ठीक है। तो ये समितियां आप रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा, लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन 1 है, तो निम्नलिखित किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है कि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, वह अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में सौंप सकता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए, हमने बांग्लादेश से भी कुछ हिस्से लिए थे और कुछ अपने हिस्से वहां उनको सौंपे थे, कुछ सीमा विवाद था उन्हें हटाने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संप्रभु का अर्थ भारत के ऊपर कोई भी प्राधिकार नहीं है कि वह अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र हो, ठीक है। बिल्कुल ये भी ठीक है। देखिए, जब भारत संप्रभु होगा तभी तो यहाँ पर दे सकता है। संप्रभु का अर्थ है कि आपके आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, वह खुद से ही डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए कथन 1 इसका सही हो जाता है। सॉरी, जब वो संप्रभु है तो संप्रभु है तभी वो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर रहा है और अपने क्षेत्र का हिस्सा वहां पर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करिए। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में तो उपयुक्त में से कितने प्रावधान किए गए थे? तो भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1 संघीय लोक सेवा आयोग, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, 3 और 4 है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो आप बताइएगा मुझे क्या क्या यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो इसके देखिए सारे इसमें स्थापित किए गए थे, ये सभी चारों, इसका आंसर डी आ जाता है, ठीक है। इसमें केंद्र में द्वैध शासन
में संघीय विषयों को आरक्षित, और इसमें संघीय विषयों को, नोट प्रांतीय नहीं है यहाँ पर, संघीय विषय जो थे वो बांट दिए गए थे, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली यानी कि संघीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में किया गया था, और जो प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन चल रहा था उसे बंद किया था, जो 1990 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो आप देखोगे 1853 से एक चल रहा था। CPSC जो चल रहा था, यानी कि सेंट्रल के आधार पर चल रहा था, ना कि संघ का। यहाँ पर था केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, अब उसे अब उसका जो है अब वो बना दिया था संघीय लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC, ठीक है, ऐसे बना दिया गया था। और ये हो गया ठीक, इसके चारों ये ठीक हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी, और एक संघीय न्यायालय की भी यहाँ पर स्थापना की थी, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी 1935। और अब आप देखेंगे तो संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर आरक्षित और विषय में और हस्तांतरित विषय में विभाजित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, आप भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत निम्नलिखित में से कितने मूल कर्तव्य नहीं है। अब आपको यहाँ पर पहचाना है कि कौन से मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि आर्टिकल 51 जो जोड़ा गया था, इससे मूल कर्तव्य यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मूल कर्तव्य में जैसे आप देखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो क्या ये उसमें है या नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है, ठीक है। ये महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये भी है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर पैदा करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, ये DPSP में आता है, ठीक है। तो ये 2 नहीं है, तो आंसर हो जाता है इसका केवल 2 मूल कर्तव्य। एक बार आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुबई में आयोजित UNFCCC की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के दौरान शुरू की गई भारत और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त साझेदारी है। तो आप स्टेटमेंट है दूसरा, और दूसरा प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी एशियाई देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। तो ये भी इसका गलत है, ये भी इसका गलत है, तो आंसर इसका हो जाता है D, ग्रीन फ्यूल अलायंस ऑफ इंडिया। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस ऑफ इंडिया की शुरुआत जो है डेनमार्क के साथ में भारत कर रहा है, ठीक है, वहां पे की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? ये है संधारणीय उपायों और समाधानों में आपसी सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। और ये है हरित रणनीतिक साझेदारी, यानी कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के आधार पर है, जो कि भारत और डेनमार्क के बीच में 2020 में समझौता हुआ था। तो कौन सा? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप GSP, जो कि 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ था। इनका उद्देश्य संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिससे कि हरित ईंधन पर रिसर्च की जा सके, डेवलपमेंट की जा सके। तो इनका मेन उद्देश्य है, तो इसलिए आप देखेंगे तो इसका D आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको देखना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना एक बारी, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके नोट्स बना लेना, ठीक है, की पॉइंट्स के नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाए। ऑप्शन A हम पढ़ेंगे, इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दी, ठीक है। अब ये देखिएगा, राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसने वहां पर शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। दूसरा है, इसने संविधान सभा में नए संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक सामान्य कानून बनाने का अधिकार दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। स्टेटमेंट D है कि इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी, चाहे वो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। देखिए इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो इसने राज्य सचिव के पद की बात करके गवर्नर जनरल को हस्तांतरित कर दी थी। तो स्टेटमेंट आंसर इसका ये है A, यानी कि A गलत है। बाकी तीनों प्रावधान उसमें दिए गए थे, ठीक है। बाकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे विभाजन कर भारत पाकिस्तान को डोमिनियन, 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाया गया था, ये एक विशेषता है। वायसराय का पद समाप्त किया गया था, राज्य सचिव का पद समाप्त नहीं किया गया था। आपको ध्यान होगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद में ब्रिटिश ताज ने अपने अधीन भारत का शासन ले लिया था, जिसमें कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया था, ठीक है। तो वायसराय का पद तब बना था। अब यहाँ पर ये पूछ रहा राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया, नहीं, यहाँ पर गवर्नर जनरल को स्थानांतरित तो किया गया था शक्तियां, लेकिन ये वायसराय का पद समाप्त करके किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि दोनों देशों में नए संविधान बनाने के लिए, ठीक है, ये भी सीख है, जब तक दोनों देश नया संविधान नहीं बना लेते तब तक दोनों देश अपने लिए एक अस्थायी विधानसभा का गठन कर सकते थे, इस तरह से आप समझेंगे। और इसने ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव का पद, इसने ब्रिटेन में जो थे, यानी कि भारत के नहीं, ब्रिटेन में जो भारत के राज्य सचिव थे उनके पद को समाप्त किया था, और साथ ही कार्यकारण की जिम्मेदारी राष्ट्रमंडल के मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी थी, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। और बाकी इस एक्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लेना, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खुद से भी पढ़ लेना थोड़ा सा इसे।
और क्वेश्चन नंबर 90 होगा, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसमें भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल है? आप देखिए, आप फाइनेंशियल कमीशन कहाँ पे है? वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत की जाती है। अब आप देखिए, पहली बात तो ये दो इन्फॉर्मेशन है इसमें, 16वां वित्त आयोग का अभी गठन किया गया है। दूसरी चीज़ है, इसे कौन मंजूरी करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति 16वें वित्त आयोग का गठन किया है और आर्टिकल 280 के तहत उसने किया गया। अब कौन बनाए हैं? अभी अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और ये कैसा निकाय? अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में ये काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 होगा, कथन एक, भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन अब स्टेटमेंट एक को या पढ़िए, भारत का निर्वाचन आयोग क्या पंचायतों का इलेक्शन आपने देखा है नगर पालिका को निर्वाचन कराता है? नहीं भाई, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा। भारत का निर्वाचन कराएगा क्या कहते हैं, आपके राज्य विधायिका का कराएगा, राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति के पद का कराएगा, तो उनका कराएगा राष्ट्रपति। ये पंचायत नहीं कराएगा। आपने सुना होगा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग भी एक होता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, एससीसी होता है, वो कराएगा, इनकी जिम्मेदारी। तो एक गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, अब एक गलत हो गया, आप देख लीजिए स्टेटमेंट एक गलत है, ठीक है। अब यानी कि स्टेटमेंट एक सही इसमें दे रखा है, ये तो सही है, देखो इसमें भी दे रखा है, दोनों सही है, इसमें भी दे रखा है, दोनों सही है। तो आप इनको भी ऐसे एक सिंपल सा एक को एलिमिनेट किया तो बाकी 3 एलिमिनेट हो गए, आंसर आ गया आपका डी, ठीक है। अभी दूसरे स्टेटमेंट को भी आप पढ़ लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग की है। बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद में चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया कि कौन से चुनावों की जिम्मेदारी है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए, सरकार का अधिक जवाबदेही होना और निर्णय की गुणवत्ता में सुधार लाना, दूसरों की तुलना में विवादों को अदर बेहतर तरीके से समाधान करना, कितने लोकतंत्र के लाभ के रूप में काम करते हैं। देखिए, सरकार की अधिक जवाबदेही बिल्कुल सही है, क्योंकि अगले 5 साल में इलेक्शन आएगा, तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। तो भाई सरकार अगर ढंग से काम नहीं करेगी, जवाबदेही नहीं होगी, तो अगली बार सरकार नहीं आएगी, तो ये जवाबदेही तय करता है लोकतंत्र। निर्णय की गुणवत्ता में सुधार बिल्कुल ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, धरने देने की आज़ादी है, आंदोलन देकर निर्णय में सुधार करवाए जा सकते हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार करवाया जा सकता है, जैसे कि कृषि किसान बिलों के बारे में आंदोलन करके लोगों ने किया था। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर तरीके से समाधान करना, बिल्कुल सही है कि पब्लिक से भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। और तो दूसरा है कि अब हम ये तो समझ लेंगे बेहतर तरीके से समाधान करवाना, तो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है, तो इसलिए आंसर आ जाता है सी। अब हम लोकतंत्र को समझेंगे तो लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पर जहाँ पर लॉ विधान बनाने से संबंधित या कोई भी नियम बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो जनता है उससे सीधा एक तरह से अनुमति ली जाती है, उनका पूछा जाता है कि किस तरह से इसमें बदलाव करने हैं या क्या क्या किस तरह से विधान बनाया जा सकता है, तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। दूसरा होता है एक प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र होता है। प्रतिनिधात्मक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा। देखिए, सीधी सी बात है, हम बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो इलेक्ट करती है एक बंदे को, वो जाके हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र करता है। ये हमारा प्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि कहा जाता है, आप समझोगे, एमएलए एमपी को जनप्रतिनिधि कहा जाता है, वहाँ से समझ सकते हो कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो भारत कौन सा प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है? क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, भारतीय आप अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते रहिए भाई साथ में। 93 होगा, भारतीय राज्यव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श लिया जा सकता है? देखिए, परामर्श लेना है यहाँ पर, तो संघ लोक सेवा आयोग कौन कौन से परामर्श दे सकता है भैया? तो लोक सेवा आयोग है, पहले तो हम लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, तो भाग संविधान में जो आता है 14 में आता है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर। देखिए भाई, नियुक्तियों में आरक्षण देना है, इससे कैसे किस तरह से भी यूपीएससी का लगो, यूपीएससी का चेयरमैन के जानना, यूपीएससी चेयरमैन किसी ऐसी जाति से हो जिसे आरक्षण हो, वो कह दे नियुक्तियों में अधिक संख्या में उनको आरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला तो जो है इसका गलत हो जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे इसका कि किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन से संबंधित कोई अधिकरण बनना है, मान लीजिए आरक्षण से संबंधित अधिकरण ही कोई बनना है, तो उसका जो अध्यक्ष बनेगा, तो वो मान लीजिए इनका कोई जानकार हो, उसके चयन से संबंधित ये मामले पर अपना कोई परामर्श दे दे, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके पक्ष में काम कर सकता है, तो ये भी इसका गलत होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट एक बचता है, तो आंसर 3 अपने आप आ जाता है। तो सिविल सेवा में भर्ती पद्धतियों से संबंधित है। अब ये क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्विस अलॉट हो गई है किसी को और उसे किसी दूसरी सर्विस में बदलना है, और उस पर परामर्श ये दे सकता है, अगर सरकार इससे ऐसे परामर्श मांगती है, किसी की पदोन्नति करनी है, इनकी प्रमोशन करना है, उससे संबंधित ये परामर्श दे सकता है, ठीक है। किस में नहीं दे सकता, किसी भी नागरिक के पिछड़ी जनजाति मतलब आरक्षण से नहीं दे सकता, ठीक है। और सेवा और पदों में नियुक्ति से संबंधित एससी एसटी के दावों से संबंधित कुछ बातें हैं, उनमें नहीं दे सकता। आयोग और प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता से संबंधित नहीं दे सकता, और उच्च राजनयिक के जो उच्च पद हैं उन पर कोई भी सिफारिश नहीं दे सकता, परामर्श नहीं दे सकता। ग्रुप सी और डी को सेवाओं में अधिकतर पदों में चयन से संबंधित मामले में ये नहीं देगा कोई भी परामर्श। और अस्थायी और स्थानापन्न नियुक्तियों, और जो व्यक्ति कम से कम मतलब 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करेगा किसी पद को, उसके लिए ये कोई परामर्श नहीं देगा। तो इसलिए स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन के पुनर्गठन की मंजूरी प्रदान की। तो देखिए, पहली बात, मंजूरी कौन प्रदान कर रहा है? पहली इन्फॉर्मेशन तो आप क्वेश्चन से देख सकते हो कि भाई वित्त मंत्रालय कर रहा है भैया कोयला नियंत्रक संगठन की, ठीक है। अब हम देखेंगे तो इसका देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में है कि कोयले के, देखिए पहली बात तो नियंत्रक संगठन है,
कोयले के ग्रेड आकार की घोषणा से संबंध में उपभोक्ता और मालिक के बीच विवादों की स्थिति का अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करना। तो बिल्कुल ठीक है, ये अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करता है, तो कोयला नियंत्रक संगठन है, इसीलिए एक सही हो जाता है। दूसरा है कि कोयला और खदानों में स्टॉक और निपटान से संबंधित अपेक्षित उत्पादन को अब इसमें वर्ड देखिए, नियंत्रक को अंडरलाइन कर लीजिए, वहां से आप ये सही कर लोगे। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 2 का सही हो जाता है। कोयला खदान और कोयला सीम और सीम के एक हिस्से को खोलने और फिर उसे खोलने या किसी खदान को उपविभाजित करने की अनुमति देना, फिर वहां पे नियंत्रक वर्ड को आप समझ सकते हो, तो ये भी ठीक हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और मानसिक आधार पर कोयला खदानों से उत्पादन संबंधी डेटा प्रस्तुत करना। तो ठीक है भैया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कहा भैया डेटा बताओ हमें कौन कर रहा है, तो जब नियंत्रक संगठन तो इसी के पास तो रिपोर्ट होगी भाई को कितना डाटा है, कहाँ से कौन सी खान से कितना खदान से कितना उत्पादन किया, तो ये डेटा भी इसी के पास होगा, तो इसलिए आंसर इसका आ जाता है डी। ओके, इसका क्वेश्चन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे, यानी कि पूछा व्यक्तियों को भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी। देखिए भारत में कोई पदस्थ विदेशी राजनयिक, अब ऐसे ये कह रहा है, मान लीजिए यूएसए का कोई क्या नाम राजनयिक है, वो भारत में यहाँ पर किसी अपने पद पर राजनयिक पद पर बच्चा हुआ, तो उसके बच्चे यहाँ पैदा हो जाते, क्या उसे नागरिकता मिलेगी? तो नहीं मिलेगी भाई ऐसे बच्चे को नागरिकता। दूसरा है भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे, भाई शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे हम बच्चों को नागरिकता कैसे दे सकते हैं? तो दैट्स नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है अवैध प्रवासी का बच्चा, जो पहले से प्रवासी अवैध है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसके कोई भी नहीं, आंसर 95 का डी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो नागरिकता वाला है उसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा, इजीली आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना की 150 वर्षगांठ मनाई है। तो अब एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, स्टेट पीएससी जो लोअर क्वेश्चंस देते हैं क्यों कौन सी वर्षगांठ मनाई, तो 150वीं वर्षगांठ मनाई है। आईएमडी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए अब मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग है, तो मौसम विज्ञान विभाग जो है कि यह देश भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ठीक है, भूकंपीय गतिविधि भाई साहब ये भाई साहब नहीं देखेंगे, भूकंपीय गतिविधि देखने का काम है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है। और मौसम विज्ञान विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, बिल्कुल ठीक है। और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये भी इसका ठीक है। ठीक है, अब आईएमडी जो है कौन कौन से कार्य करता है? देखिए मौसम विज्ञान विभाग है, तो मौसम विज्ञान विभाग में जैसे भाई सुनामी आनी है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले बताएगा कृषि, नौवहन, सिंचाई, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण जैसे मौसम को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होंगे, ये ध्यान दीजिए मौसम को प्रभावित करने वाले, देखिए इसमें मौसम वर्ड है, तो मौसम को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होंगे उन सबसे संबंधित डेटा को आकलन करेगा, अवलोकन करेगा और उनकी पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, नॉर्थ वेस्ट हो, धूल भरी आंधी हो, भारी वर्षा हो, इन सबसे संबंधित ये काम करेगा। सबसे पहले जो है कि इसे जो बनाया गया था एच.एफ. ब्लैनफोर्ड ने भारत सरकार का मौसम रिपोर्टर नियुक्त किया गया था। तो भारत सरकार का मौसम रिपोर्टर सबसे पहले किसे नियुक्त किया था? तो एच.एफ. ब्लैनफोर्ड को नियुक्त किया गया था। और इनकी जो ऑब्जर्वेटरी थी उसके पहले महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो जॉन एलियट को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान देने का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लगाया जाता है? पहले तो आप यही देख लीजिए, वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है उसे संविधान में आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति जी लगाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होना अनिश्चित काल तक जारी रहता है। तो जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो उसे अगर संसद ने अनुमोदित कर दिया कि ठीक है भाई इसे लगाया जाना चाहिए, तो फिर ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। लेकिन इसे कितने महीने में करना चाहिए? जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई तो इसे 60 दिन यानी कि 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना चाहिए, वहाँ से अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। दूसरा है, ये सही है, स्टेटमेंट एक सही है, देखिए एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी गलत है, अब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने से लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका ये है कि भाई जब वित्तीय आपातकाल ऐसे ही घोषित कर देगा तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है, अभी इसे होल्ड रखते हैं। तीसरा है कि वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। तो ये ऐसा नहीं है, वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने के संबंध में कोई जरूरी नहीं है कि भाई उसे तो सीधा राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, लोकसभा में आप उसको करने की जरूरत नहीं है। तो 3 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए अब 3 गलत होंगे तो आंसर आपका एलिमिनेट करके आ जाता है 1 और 4। अब 4 को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वैसे देख लेते हैं। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस चला था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का नहीं लगाई थी। ठीक है, तो 1 और 4 सही है। अब हम स्टेटमेंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। वित्तीय आपातकाल घोषित करने से लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए सबसे पहले जो है 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1975 का, जिसमें घोषणा की गई थी कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो अंतिम और निर्णायक होगी। ठीक है, राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक होगी और उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें यह कहा गया था इसे चुनौती, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 का है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, फिर होता है
1974 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इसमें इस फैसले को उन्होंने उलट दिया था। इसमें कहा भैया कि जो आपकी जो संतुष्टि की बात है, और इसे ऐसा नहीं है कि जो न्यायिक समीक्षा के अंदर नहीं है, तो इसे न्यायिक समीक्षा से दूर नहीं रखा जा सकता, तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है, ठीक है। जो संतुष्टि की बात है, मान लीजिए सरकार के होते हैं, राष्ट्रपति वो संतुष्ट हुए और कर दिया इमरजेंसी, ऐसा नहीं है, तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 होगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे भारत शासन अधिनियम का अधिक पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे संविधान में विशाल आकार के लिए उपयुक्त में कितने कारण जिम्मेदार हैं। देखिए भारत का संविधान का विशाल आकार बनाया गया है, तो कौन कौन से कारण जिम्मेदार होंगे। भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, तो ये भी एक विशाल आकार का कारण माना जाता है। दूसरा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक ही संविधान है, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट बी भी ठीक है। लेकिन तीसरा पढ़ेंगे, देश की बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना। देखिए देश की बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना उपयुक्त कारण जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, तो ये तो गलत हो जाता है। स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन बी इसका आंसर होता है। देखिए बड़ी आबादी की जरूरत नहीं, बड़ी आबादी के बीच स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व बनाना संविधान का कार्य है, ना कि उसकी जरूरतों को पूरा करना काम नहीं है, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अब देखिए संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कब दिया गया था, तो आपको पता होगा 24 अप्रैल 1973 में दिया गया था, केशवानंद भारती केस में दिया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे अब इसमें से कौन कौन से हैं। देखिए पहले देखिए संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति। भाई पंथ निरपेक्ष प्रकृति तो बिल्कुल मूल संरचना का सिद्धांत के अधीन है, तो बिल्कुल ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, बिल्कुल ठीक है। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच आम इंसान की होनी भी चाहिए, भाई बिल्कुल मूल संरचना का पार्ट है। अब कल को मान लीजिए जैसे कि भाई विधायिका कह दे भैया न्याय तक सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है, तो ये तो अन्याय हुआ ना। हमें तो भारत जो है कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी भाई अब वही लोग जिनके पास पैसा है वही न्यायपालिका तक पहुंच पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसे ऐसा अगर कोई लॉ सरकार ले आती है तो उसे संविधान की मूल संरचना के अंदर लाके मतलब कि गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चौथा है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार होना चाहिए, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 और 226 के तहत में रिट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की रिट होती हैं। पांचवा है कि समाजवादी राज्य। देखिए समाजवादी राज्य कहीं भी नहीं दिया गया है, समाजवादी कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कल्याणकारी। अगर यहाँ पर कल्याणकारी राज्य होता तो बिल्कुल माना जा सकता था, तो ये गलत हो गया। तो इसका केवल से 4 बचते हैं, ठीक है। और आप एक बारी जो भी विशेषताएं हैं मूल संरचना की उनको भी थोड़ा सा ध्यान से एक नोट्स में अपने में बना के देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द का निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं। अब संविधान राज्य शब्द में कितने शामिल होंगे भैया। राज्य की परिभाषा आप एक बार आर्टिकल 12 को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संसद और राज्यों के विधानमंडल बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका, राज्य सरकार कार्यपालिका सही है। नगर पालिका की पंचायत, LIC वगैरह, ONGC सभी राज्य शब्द के अधीन आते हैं, तो आंसर डी इसका सही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जितने भी वीडियो को अंत तक देखते हो, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आ रही होगी, ठीक है। अभी जितने भी लोग नए हों लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में, जैसे कि उनके पास भी अच्छे से मतलब पढ़ने की तरीका समझ में आ जाए। और आप मेरा @DreamCSC मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो में आप कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।